हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इसी के साथ हम हेडिंग लगाते हैं। तो हमने हेडिंग लगाया स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड को उठाएंगे और उसका हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको किसी भी है ना सेंट्रल एटम का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उस सेंट्रल एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं और उस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर का संख्या है। अगर उन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पे अगर हमारा संख्या आता है 2 तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, इस प्रकार से होगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कोवैलेंसिस के बारे में आइडिया भी दिया था, तो उस आधार पे आपको लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड है उसको समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग कंपाउंड लेते हैं। फर्स्ट पहला कंपाउंड SF4। तो सबसे पहले हम लोग दो काम करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। आपका सिंगल जो एटम है सेंट्रल एटम होगा, या संख्या जिसका कम है सेंट्रल एटम है। तो ये जो सेंट्रल एटम जो आपका सल्फर है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ऑब्वियस है, अगर सल्फर की बात करें तो 6A ग्रुप है। 6A, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 6A ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? VE बराबर 6 है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरी बात ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको निकालना है, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर समझ में आ गया तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कि 4 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब सल्फर अपना 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में लाया होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 फ्लोरीन जुड़ गया होगा, तो 4 फ्लोरीन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। और सल्फर के पास इसका मतलब कि एक लोन पेयर बच गया होगा। तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 1 5, 5 के लिए sp3d हो जाएगा, sp3 और d, क्योंकि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और इसके अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब सल्फर बनाएंगे, इसके साथ 4 फ्लोरीन को जोड़ेंगे और लोन पेयर जोड़ेंगे। तो जैसे 4 फ्लोरीन, 4 ये फ्लोरीन, 1 2 3 4 और एक इसके पास लोन पेयर, इस तरह से। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि सर लोन पेयर यहाँ आप दिखाए, यहाँ क्यों नहीं, या आप ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनाए? तो ये सब आपको आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हम बस दिखा रहे हैं कि उसका बॉन्डिंग किस प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं। सेकेंड हम देखते हैं XeO2F2। XeO2F2 सेंट्रल एटम कौन है आपका? जेनॉन। अच्छा, जेनॉन सबसे पहला काम क्या करते हैं? जेनॉन जो है वो इसका ग्रुप क्या है? एक्सी का। एक्सी का अगर ग्रुप की मैं बात करूँ तो एक्सी जो है वो 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप एलिमेंट है। तो अगर 8 है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 8 है। ठीक है, जेनॉन आपका ऑब्वियस है, नोबेल गैसेस से 8 हो गया। तो इसका मतलब कि इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो 8 है, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब जेनॉन के साथ फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हम लोग पढ़े भी हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन, इसका मतलब कि 2 फ्लोरीन को जोड़ने के लिए जेनॉन जो है 2 अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया होगा। और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, 4 2 6 है, टोटल 8। तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा 2, उसमें 2 सिग्मा है। फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा उधर, तो 2 2 4, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो 4 1 5, 5 के लिए क्या है? इसका भी sp3d। अब इसका देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में बोलना क्या चाह रहा है। जैसे जेनॉन है, जेनॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8 है। तो फ्लोरीन के साथ बनाया, तो फ्लोरीन के साथ ये फ्लोरीन, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर इसके पास बच जा रहा है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा। जैसे CN का होल 2, साइनोजेन, इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ाई भी होंगे कभी, साइनोजेन। अब इसका हमको देखना है। तो साइनोजेन में तो ये तो CN है, तो कार्बन नाइट्रोजन, आप साइनाइड पढ़े होंगे, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसका स्ट्रक्चर देखो आसान है। कार्बन है, कार्बन हम लोग जानते हैं कि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, और नाइट्रोजन का, नॉर्मल नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 होता है। तो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब N। अब कार्बन के पास एक फ्री वैलेंसी, एक और मतलब बॉन्ड बना सकता है, तो एक दूसरा जो CN है ऐसे करके जुड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से जुड़ जाएगा, है ना। और इस कार्बन के अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ तो sp हो जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, इसकी भी मैं बात करूँ तो ये sp हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर भी है।
तो लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर अगर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर और एक है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, अर्थात सब sp है। खैर तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग स्ट्रक्चर बस देख रहे हैं कैसा बॉन्डिंग होगा उसका, सिर्फ बॉन्डिंग पर ध्यान देना अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4, जैसे अगर H2CN2 मतलब कार्बन एक, 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2, अगर इसका हमको स्ट्रक्चर अगर देखना है तो इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं, कार्बन देखो सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है आपका 3 और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कि कार्बन सेंट्रल है, बीच में लगा है, ठीक है। थोड़ा सा हेट एंड ट्रायल लगाना है, कुछ दिमाग नहीं। जैसे डबल बॉन्ड कार्बन 4 बनाता है तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोशिश करना है कि देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोई हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ताकि वो स्ट्रक्चर दिखने में सिस्टमेटिक हो, ठीक है, सिस्टमेटिक हो, सिमेट्रिक हो और वो स्टेबल दिखे आपको, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कोवैलेंसीज वगैरह जो मैं पढ़ा था वो उस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई वगैरह करें, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ करें। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर भी कर लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कर लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 2 इसका होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, जब 3 बॉन्ड बनाएगा इसके पास भी एक लोन पेयर। इस प्रकार से देखो स्ट्रक्चर क्लियर, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर पे बस स्कोर करना है। फिर 5, अगर मैं बोलूँगा HCl4 का स्ट्रक्चर, अब आराम से समझते सेंट्रल एटम कौन होगा, क्लोरीन। अब ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे सर हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ, हाइड्रोजन मानते, ठीक है। मैंने सेंट्रल एटम का बारे में मैंने ये बोला कि जो सबसे संख्या में कम हो, पहला चीज़ ये, और दूसरी बात जिसके पास कोवैलेंसी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा कोवैलेंसी होने का मतलब है कि उससे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है, और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है तो इसका मतलब कि वो सेंट्रल एटम का काम करेगा। तो हाइड्रोजन के बारे में तो लोग जानते हैं एक ही होता है कोवैलेंसी, क्लोरीन का आप याद करो 7 ग्रुप का एलिमेंट है तो मैक्सिमम 7 तक बना सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोरीन आपका क्या सेंट्रल है। देखो मैंने क्या किया, क्लोरीन यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जो एसिलो है ये आपका ऑक्सो एसिड है, ऑक्सी एसिड है, सॉरी ऑक्सो नहीं, ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड का मतलब कि एक हाइड्रोजन जो होगा, जो भी जितने भी हाइड्रोजन होंगे इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ये तो हम लोग पढ़े थे पहले। तो जो भी हो, तो एक HO के साथ तो हम लोग निकाल लेंगे HO, ठीक है, ऑक्सो एसिड होने के लिए HO, बचा क्या ClO3। अब क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन तो OH के साथ जोड़ने में लगाएगा, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने में लगाएगा। तो इस प्रकार से कैसे बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड O, 7 है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 6 हो गया। सातवां में एक इलेक्ट्रॉन O, सिंगल बॉन्ड है, देखो इस तरह से हो जाएगा। क्लोरीन देखो 7 बना सकता है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप नंबर 7 है तो देखो ये 7, और ऑक्सीजन 2 बनाता है, 2 सब जगह बना रहा है, हाइड्रोजन एक, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं जैसे N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको। अब N3H का हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने बोला है कि स्ट्रक्चर के लिए कोई आपके पास पैरामीटर नहीं, आपको बस ध्यान रखना, कोशिश करना है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक और स्टेबल दिखे, ठीक है। अब जैसे देखो N3H है तो 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन है, एसिड है तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑक्सो वगैरह एसिड तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन तो ऑब्वियस नाइट्रोजन जरूर रहेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि एक बार तीनों नाइट्रोजन को एक लाइन में लगा देते हैं, पहले सोचते हैं, पहले तीनों लगा दिए, और ये हमको पता है कि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ लगा दिए। अब देखो ये नाइट्रोजन कितना बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, नहीं सॉरी ये 2 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, तो ये कितना बनाना चाहिए, 3 बनाना चाहिए। तो चलो 3 जैसे ही यहाँ पे लगा देते हैं, ये 3 हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है ये तो 4 बनाने लगा है, ये 4, तो 4 तो बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो करेंगे क्या, आप एक सेकंड फिर देखते हैं क्या होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 1 4 बना रहा है, तो अगर अगर तुम ऐसे भी सोचते हो, अगर मान लो कि 4 बनाता है, आपको याद होगा 4 बनाता है जब उसके पास क्या हो, प्लस चार्ज हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमको ऐसा लगता है अभी फिलहाल, ठीक है। फिर देखिए जैसे अगर मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये H हम एक जोड़ दिए हाइड्रोजन को, ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ 2 बॉन्ड लगाते हैं, तो बीच वाला नाइट्रोजन तो कितना बना लिया, बीच वाला नाइट्रोजन आपका 3 बना लिया। अच्छा यहाँ भी एक डबल बॉन्ड जोड़ते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ते हैं, तो ये नाइट्रोजन भी 3 बना लिया। लेकिन ये नाइट्रोजन अब 4 बना रहा है, ये नाइट्रोजन आपका कितना बना रहा है, ये नाइट्रोजन आपका 2 बना रहा है। तो नाइट्रोजन याद करो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है बशर्ते कि उस पर प्लस चार्ज हो, और नाइट्रोजन 2 बॉन्ड भी बना सकता है बशर्ते कि उस पर माइनस चार्ज हो। क्योंकि अगर NH3 है, सोच कर देखो, अगर NH3 है अमोनिया, उससे अगर एक हाइड्रोजन को H+ के तौर पर निकालेंगे तो NH2 पर सिंगल माइनस, अर्थात नाइट्रोजन जब 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर माइनस चार्ज। तो हम ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि न्यूट्रल है तो हम इस पर अपने मन से एक प्लस चार्ज लगा देते हैं, प्लस चार्ज लगा देते हैं, और इस पर ये क्या लगा देते हैं, माइनस चार्ज, ऐसे लगा देते हैं। तो इस तरह से देखो आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रल है और ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी तो हो सकता है अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाएंगे, सर 3 नाइट्रोजन को आप क्या लाइए, एक रिंग बनाइए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दिए। तो इस हिसाब से भी बच्चों को लगता है कि सर ये भी तो स्ट्रक्चर है। सब तो क्लियर है कि नाइट्रोजन देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, सारे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है, क्यों हाईली अनस्टेबल है, तो 3 मेंबर का जो साइकिल होता है ना वो लेस स्टेबल होता है। 3 मेंबर्ड साइकिल, 3 मेंबर्ड साइकिल इज वेरी लेस स्टेबल, काफ़ी कम स्टेबल होता है, इसलिए बनेगा नहीं। तो ये आप ऐसे ही सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या था मेरा 6 है, 7 देखते हैं। 7 जैसे KI3 का स्ट्रक्चर देखेंगे। KI3 ये तो आयनिक है, सबसे पहला चीज़ KI3, इसको तोड़ेंगे कैसे हम लोग, ब्रेक कैसे करेंगे, K+ और I3 पर सिंगल माइनस। ये ऐसे नहीं करना है कि 3 यहाँ पे एक यहाँ पे, K पे ट्रिपल+ नहीं होता है। अल्कली मेटल जो होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो ये +1 पढ़ाई भी था रेडॉक्स में, और I3 पे सिंगल माइनस, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड था यहाँ पे। अब आते हैं, ये आपका कोवैलेंट है, I3 पे जो सिंगल माइनस है ये आपका क्या कोवैलेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर सोचते हैं, I3 पे सिंगल माइनस है, मतलब 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन का एटम है। अब इसका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज़ कि एक माइनस है, तो पहले तो ये समझो कि 3 आयोडीन है तो किसी न किसी एक आयोडीन पे माइनस रहा होगा, ये तो क्लियर है। अब ये सोचना है कि माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब आपको याद होगा Cl- कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो। अगर इस पर माइनस है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अगर मान लो कि नॉर्मल अगर आयोडीन होता है तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो माइनस चार्ज और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक आयोडीन जिसके पास माइनस चार्ज है और 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 आयोडीन फिर है, तो 2 आयोडीन इसका मतलब न्यूट्रल है। तो अगर हम देखें तो एक आयोडीन जिस पर माइनस चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 आयोडीन को जोड़ना है, तो एक आयोडीन को जोड़ने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे आयोडीन को जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 आयोडीन को जोड़ने में खर्च किया, तो 3 उसके पास लोन पेयर बचा हुआ था। इसका मतलब कि I, ठीक है, जिस पर ये माइनस हम दिखाते हैं, जिस पर माइनस चार्ज हम दिखा दिए, ठीक है, और इसके पास कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये एक आयोडीन के साथ जोड़ने में खर्च किया, एक इस आयोडीन के साथ जोड़ने में खर्च किया, और इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये जेईई मेंस वगैरह में पूछा हुआ भी है, जेईई मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें पूछा गया था कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं I3- में। तो कुछ बच्चे 3 मारते हैं, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आयोडीन इसके पास भी 3, इसके पास 3। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 9 इस टोटल मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर एक आपका 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था IITs में। IIT 2016 में एक क्वेश्चन आया CSBr3 सीजियम, ठीक है, CSBr3 ये है सीजियम ब्रोमीन है इसका कंपाउंड। इसमें पूछा भी गया, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक सवाल था। तो ये ऑब्वियस है, कैसे ब्रेक करेगा, CS पर सिंगल प्लस प्लस Br3 पे सिंगल माइनस, और इसका भी स्ट्रक्चर आप उसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं ज़रा 8, अगर हम ले C2CN का होल 4, C2CN का होल 4 हमने ये लिया। अब इसका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है, आराम से सोचते हैं। जैसे C2 कार्बन 2 और CN का 4, CN मतलब साइनाइड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N फिक्स है और CN
ऐसा ऐसा 4 है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करो C2H4 से, आपको इथीन जैसा दिखेगा, मतलब C2H4। तो इसका मतलब ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन तो ये हो गया, और ये कार्बन 2 वैलेंसी छूटा हुआ, इसका भी, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड जुड़ेगा। तो इसका मतलब CN4 वो है, तो एक CN इससे जुड़ेगा, एक CN इससे जुड़ेगा, एक CN इससे, एक CN इससे, और CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से देखो स्ट्रक्चर हो जाएगा। और बीच वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp2, ये भी sp2, 2 1 3, 3 सिग्मा, इस कार्बन से भी 1 2 1 3, ये वाला 3 सिग्मा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लो कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है NH4 BH4 का, NH4 BH4, तो आपको याद होगा ये आयोनिक है, ये आपका जो कंपाउंड है क्या है, आयोनिक है। कैसे आयोनिक है, अमोनियम और BH4, देखो ये इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, NH4 और प्लस BH4 पर सिंगल माइनस। आपको याद होगा ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन बोल रहे, बोरोन BH3, लेकिन यहाँ BH4 है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा हो, तो BH4 जब रहेगा तो उस समय उस पर माइनस चार्ज होगा, ऐसा हम पढ़े थे, ठीक है, BH4, ठीक है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s2 2s2 2p1, 2p1 है एक्साइटेड स्टेट में। जो 2s2 2p1 है वो अनपेड होगा, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन तीन बॉन्ड बनाने के बावजूद उसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो हम इसकी कोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बोरोन का माइनस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, उसके बाद फिर शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो देखो इस तरह से होगा। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आराम से इसका स्ट्रक्चर अमोनियम प्लस है, तो नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इस पर टोटल पे क्या आएगा प्लस चार्ज, प्लस नाइट्रोजन पे मतलब कि। और BH4 जो है बोरोन 4 हाइड्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन, और इस पूरे पे कितना माइनस चार्ज। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर और देखें हम लोग, जैसे 10, अगर हम लोग देखें HNO2, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो नाइट्रस एसिड के बारे में एक चीज़ ये है कि जो नाइट्रस एसिड है HNO2 जो है, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल टू एयर, मतलब एयर के प्रति जो होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल टू एयर। मतलब अगर आप HNO2 को अगर आप बनाते हुए किसी बोतल में अगर रखा हुआ है, तो HNO2 अगर एयर के संपर्क में आता है तो HNO2 जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है एयर के प्रेजेंस में, और ब्रेक होकर के बनाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 अब प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO गैस बनकर के अलग हो जाता है। तो ये HNO2 अगर एयर के संपर्क में आता है तो हाईली अनस्टेबल होता है, और ये स्पॉन्टेनियसली टूट करके HNO3 और NO का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखते हैं जरा। HNO2 हमारे पास है, नाइट्रोजन ऑब्वियस है 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन ऐसे लगा दिए। ऑक्सो एसिड है तो एक O के साथ तो जाएगा ही, ये तो फिक्स्ड हो गया, O सिंगल बॉन्ड H, ये तो सही है। अब डबल, एक ऑक्सीजन बच गया तो इसका मतलब डबल बॉन्ड O, तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, प्रत्येक ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सही है। फिर अगर हम देखें HNO3 का, तो HNO2 देखें हम लोग, अगर हम लोग देखें HNO3 का 11वां HNO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ठीक है, इसका हम लोग देखते जरा स्ट्रक्चर। जैसे ये भी तो ऑक्सो एसिड है, इसका मतलब एक O किसके साथ जाएगा, किसके साथ, एक H सॉरी जाएगा O के साथ, मतलब नाइट्रोजन, एक तो ये फिक्स्ड है OH, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड O, लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है। तो अगर एक ऑक्सीजन बाकी है तो ये ऑक्सीजन बाकी है, और तो अभी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कैसे, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर होता है। तो बच्चों को लगता है क्या कि सर लोन पेयर है ना, तो ये इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा, एरो का साइन दिखा रहे कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या है कि
किसी एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसा कि अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड अगर सोच रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो, ठीक है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जब वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं तो इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होगा नहीं। जो आप कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बना रहे हो इसका मतलब गलत है, नहीं बनेगा। क्यों? अच्छा, इसके पास क्यों वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4, 4 2 6 2 8, 2p4। एक साइड अगर इसमें देखें तो ये 2 और ये 1 2 3 1 4, ठीक है। ऑब्वियस है, साफ साफ देखो, सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल और दोनों सब सेल जो है पार्शियली मतलब फिल्ड है, हालांकि है ना। और तो खाली तो है नहीं नाइट्रोजन के पास लोन पे, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो बनाएगा नहीं, तो होता कैसे फिर? तो फिर ये करेगा कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब हम लोग एरो यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एरो से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो होगा कैसे इसको जरा समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा होगा, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन के पास पार्शियल फील्ड है। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है। नाइट्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, चूंकि नाइट्रोजन के पास 2 था तो अब एक बचा, देने के कारण इस पर कैसा चार्ज, प्लस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन साझा करके एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बोल दिए। तो ये आपका नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर आप चाहे तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, एरो से इसमें नहीं दिखा सकते। एरो का मतलब क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। एरो का मतलब जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो एरो दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा है, एक तो स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, इस तरह से। और इसको अगर आप चाहें तो हिडन फॉर्म में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन डबल बॉन्ड O, है ना, और ये, ठीक है, O और इधर OH, ऐसे दिखा सकते हैं। OH आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ठीक है। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ऐसे करके बनेगा। ऐसे समझो कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन हम लोग एरो से नहीं दिखाएंगे, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, लेकिन हम लोग वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से दिखाएंगे जिसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक में लोन पेयर हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। इसके बाद देखते हैं जैसे नेक्स्ट, इसके बाद 12 CCl3 और NO2, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्लोरोपिक्रीन जो, जिसका मतलब होता है टीयर गैस, आंसू गैस का फॉर्मूला यही होता है, टीयर गैस। CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। NO3 सॉरी, नहीं NO2 होता है, गलती से लिखा गया NO2, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। तो अब इसका स्ट्रक्चर हमको सोचना है, तो कार्बन को आराम से समझ सकते हैं। कार्बन जो है 3 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब एक खाली है, और एक खाली जो है वो NO2 के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो साफ साफ ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, C 3 तो क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन कितना बनाता है, ये NO2 लिखे यहाँ पे, ठीक है, NO2 लिखे। नाइट्रोजन 3 बनाता है तो नाइट्रोजन तो 1 बना लिया, ठीक है, और NO2 है तो एक तो इधर चला गया नाइट्रोजन के साथ, और ये डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन 3 बन गया। तो अब एक ऑक्सीजन छूट रहा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग एरो से नहीं दिखाएंगे, ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सब में क्लियर, ये पूरा क्लियर स्ट्रक्चर ऐसे, ये टीयर गैस का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसे 13 ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है, O3 होता है। O3 का स्ट्रक्चर देखना है, तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड हम लोग बना लिए। अब बच गया एक ऑक्सीजन और, तो जो एक ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट नहीं है, लेकिन इसको दे करके स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बनाएगा, जिसमें हम लोग एरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहेगा। तो इस प्रकार से ही बनाएगा। इस ऑक्सीजन के पास कितना बचेगा, एक लोन पेयर से बचेगा, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर बचेगा, इसके पास 3 लोन पेयर बचेगा, है ना। इसके पास 2 रहेगा ही, इसके पास 3 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर 14
इसके बाद हम लोग देखेंगे N2O जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस गैस कहते हैं, नाइट्रस गैस। और ये जो है ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस, ठीक है। नाइट्रोजन का ही कंस्टिट्यूट होता है। अभी तुरंत हम लोग देखिए क्लोरोपिक्रीन, टियर गैस, नाइट्रोजन है आपका CCl3NO2, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस गैस तो N2O, नाइट्रस गैस N2O, इसका ये फॉर्मूला था लाफिंग गैस का। अब इसका हमको स्ट्रक्चर देखना है, N2O, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो सिंपल है, अच्छे से करते हैं। नाइट्रोजन हमको पता है 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना लिए दोनों। अब 1 ऑक्सीजन रहा तो इसके पास तो लोन पेयर रहेगा, ठीक है, इसके पास तो लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन उस लोन पेयर से एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कराएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसको एरोस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएगा। या प्लस माइनस भी दिखा सकते हो, या नहीं दिखाओगे तो आपको अंडरस्टूड समझ में आना चाहिए है वहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखाएंगे का एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे 15 हम एग्जांपल, जैसे अगर मान लो कि NH3 है और BF3 है, NH3 BF3, ठीक है, ये मान लो। तो इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे समझते हैं, NH3 BF3, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और बीस इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, F, और बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरोन 5 होता है, तो एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2, एक पूरा खाली आपका p बचा हुआ है। 3 अनपेड से 3 फ्लोरीन को देखो जोड़ दिया, एक खाली वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये जब इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो इस समय हम लोग एरो का साइन दिखा सकते हैं, ऐसे ये एरो दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी इस सब में हम लोग एरो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, ठीक है। इसमें हम लोग शान से एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया NH3 BF3 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 16 N2O3 मैंने जब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि N2O3 एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है, याद होगा आपको, ब्लू लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसका हमको स्ट्रक्चर समझना है। तो N2O3 है, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो है ना, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो सोचते जरा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो अगर थोड़ा सोच कर देखो कि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और 3 ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन को अगर एक ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, ठीक है, फिर एक नाइट्रोजन को फिर एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो एक ऑक्सीजन सिर्फ एक नाइट्रोजन के साथ जोड़ना उचित नहीं रहेगा, इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन जो बचा है तो कहीं ना कहीं दोनों नाइट्रोजन से जोड़ते हुए उसको देखेंगे। जैसे देखो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O जो लिखे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O दिखा देते हैं यहाँ पे। अब देखो आराम से यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट्रोजन कितना बना रहा है, नाइट्रोजन आपका हो गया यहाँ पे 3 बॉन्ड, 2 और 1 3, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 2 1 3 बॉन्ड, है ना। आराम से इसके पास एक लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 2 तो है ही, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और सिमेट्रिक है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं सर इसका स्ट्रक्चर एक ये भी तो हो सकता है, कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि सर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन जो बचा है उसको किसी एक नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर ले, जैसे इसको ऐसे कोऑर्डिनेट कर लिए, तो ये भी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके पास लोन पेयर आ जाएगा, ऐसे ही हो सकता है कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा सिमेट्रिक दिख रहा होगा, ये सिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। और ये देखोगे तो अगर अनसिमेट्रिक फॉर्म है, क्या ये अनसिमेट्रिक फॉर्म है, तो जो सिमेट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है आपका, और ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिक होने के कारण ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो कम स्टेबल है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं, ये लेस स्टेबल है, हालांकि एग्जिस्ट करता है लेकिन ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो ये इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, जैसे अगर मान लो कि नेक्स्ट 17 N2O4 अगर मान लो हम लेते हैं N2O4, ठीक है,
तो अगर N2O4 अगर हम लेते हैं तो इस N2O4 में हमको देखना इसका स्ट्रक्चर, तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो एक नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन से जोड़ना है, दिमाग ऐसे ही चलाओ। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक है ना, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ तो अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन फिर ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। अब 2 ऑक्सीजन छूट गया तो एक ऑक्सीजन को इससे कोऑर्डिनेट कर दो, एक ऑक्सीजन को इससे कोऑर्डिनेट कर दो, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा 18 अगर N2O5 देखें, N2O5, तो N2O5 की अगर मैं बात करूँ तो अब देखो 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन है, तो क्या दिमाग चलाएंगे, 2 ऑक्सीजन मतलब तो एक नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन को जोड़ दिए इस प्रकार से। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन बच गया तो इसको बीच में लेते हुए ऐसे करके हम लोग जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसलिए हो जा रहा है। एक और देख लेते हैं, N2O5 तो हो चुका है। ठीक है, अगर हम देखें, एक क्वेश्चन आया था IITs में, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे IIT में एक सवाल आया था इससे स्ट्रक्चर से, क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीनी हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, मतलब जो दिया हुआ 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये सवाल आपसे पूछा गया है, जो कि IIT लेटेस्ट ईयर में ही 2010 के आसपास ही आया हुआ सवाल है। एकदम सिंपल सवाल है, अगर आप अच्छे से देखोगे। अभी तो N2O5 का तुरंत हम लोग स्ट्रक्चर देखें, N2O5 में तो नहीं है, इसको हटा दीजिए आराम से। N2O4 में है, N2O4 अभी तुरंत हम लोग पढ़े, ऊपर में देखो है, ऊपर में N2O4, अभी तुरंत N2O4 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सी आंसर होगा। और भी मेनी है बोल रहा है N2, अगर N2O4 में तो इसका मतलब NO2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि जब NO2 2 मोल NO2 जब डाइमेराइज होता है तब जाके N2O4 का फॉर्मेशन होता है डाइमेराइजेशन से, जो कि हम लोग पहले पढ़े भी हैं। ठीक है, और कई बार ये रिएक्शन इस्तेमाल भी किए हैं केमिस्ट्री में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो N2O4 इसका होता है कि NO2 भी हो जाएगा। और N2O3 में तो अभी तुरंत हम लोग देखे ही थे। N2O3 में मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ाया था, बोला कि एक ज़्यादा स्टेबल एक लेस स्टेबल होता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि लेस स्टेबल वाला फॉर्म में भी हमने बोला लेस स्टेबल मतलब एग्जिस्ट करता है लेकिन कम मिलता है, तो इसका मतलब कि ये भी N2O3 में भी होगा। तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा A, B और C तीनों आंसर होगा जो कि आया हुआ है। इसके बाद 3 से 4 स्ट्रक्चर जो कि आपके NCERT में फ्रिक्वेंटली और है ना में हमेशा हर साल पूछता है, और थोड़ा डिटेल भी किया उस 3-4 स्ट्रक्चर के बारे में, और हर साल फ्रिक्वेंटली इन 3-4 स्ट्रक्चर से हर बार एग्ज़ाम पूछता है। तो आपको ये 3 से 4 स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारा उसमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन डेटा भी दिया हुआ है, मैं डेटा भी मेंशन कर दूंगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट उस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है। आप ये याद रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम लिमिटेड है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है AlCl3, AlCl3, AlCl3। ठीक है, और एंड इसके डाइमर्स का स्ट्रक्चर, ये आपका AlCl3 इसके मोनोमर का स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड डाइमर, इसके डाइमर का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला चीज़ ये कि AlCl3 मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि AlCl3 सर ये तो आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, हालांकि मैंने हेडिंग लगाया है स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, तो ये आयनिक है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ किया था कि एल्युमिनियम के फ्लोराइड फ्लोराइड को छोड़ करके बाकी जितने भी हेलाइड्स है वो सबका सब क्या है, कोवैलेंट, प्रीडोमिनेटली कोवैलेंट ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये कोवैलेंट है आपका, AlCl3 क्या है, कोवैलेंट है। ठीक है, अब इसके अगर AlCl3 जो ये है AlCl3, ये क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म है इसका। ठीक है, जब डाइमेराइजेशन होगा 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, Al2 और Cl6। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर हमको एनालिसिस करना है। तो एल्युमिनियम है, बढ़िया से सब लोग देखेंगे, जैसे मोनोमेरिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन, मतलब 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं जरा, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एल्युमिनियम का ये नियॉन 10 हो गया और 13 है, तो 3s2 और 3p1 ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 और 3p2। ठीक है, 3p2, तो
तो 1 अनपेड, 2 अनपेड, 3 अनपेड से 3 देखो बनाया। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी, देखो वैकेंट पी है, तो इसके पास अगर वैकेंट पी है तो इसके मतलब कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। पी का शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है। देखो डम्बेल हम लोग बना लेते हैं, ये डम्बेल, ठीक है ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये इसका हुआ। अच्छा, इसको हम लोग एक होता है, एक टर्म इस्तेमाल होता है हाइपोवैलेंट, ठीक है, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट, ये समझना है आपको, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। तो सवाल ये है कि हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट कहते किसको है, ठीक है। तो हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का सिंपल मतलब होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोवैलेंट, अगर जो एलिमेंट की जो वैलेंसीज है, कोवैलेंसी जो है, अगर उसको वैलेंसी से, अगर कम कम वैलेंसी है, ठीक है, कम कोवैलेंसी अगर है, उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी जितना होना चाहिए अगर उससे कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि जितना उससे ज़्यादा तो एग्जिस्ट करेंगे तो हाइपर वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, हाइपोवैलेंट, तो इसको हम लोग हाइपोवैलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कोवैलेंसी है अगर देखा जाए तो ये बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है वो हाइपोवैलेंट कहलाएगा, मतलब ये जो एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड जो है ये हाइपोवैलेंट कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें आते जरा Al2Cl6 में अभी डायमेराइज कैसे होता है इस पर भी जरा देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और एक इधर मान लेते हैं 3 यहाँ पे क्लोरीन है। एक और एल्युमिनियम लेके आते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, 1 क्लोरीन, 2 और ये 3, ठीक है, ये लेके आते हैं। क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। और एल्युमिनियम के पास क्या, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। एल्युमिनियम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। हम लोग कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट, इसका, तो यहाँ भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एरो का साइन दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कोई डायमेराइज होता है, ठीक है। तो अगर ये डायमेराइज होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जरा, अगर ये डायमेराइज हुआ तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, पहले उसको समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक है, और इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, सॉरी एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। और ये एल्युमिनियम इस क्लोरीन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, अलग है। और इस एंगल का जो वैल्यू है, किताब लिखता है 118 डिग्री, और इस एंगल का जो वैल्यू लिखता है वो 79 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यूज़ लिखा हुआ है। इस वाले एल्युमिनियम क्लोरीन के बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल बॉन्ड, और ये टर्मिनल बॉन्ड होता है 206 पिकोमीटर पीएम। और ये जो होता है एल्युमिनियम, अभी इसको ऐसे लिखाते हैं, ये एल्युमिनियम क्लोरीन जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीज बॉन्ड। एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ब्रीज है। अब देख सकते हो ब्रीज का काम कर रहा है, ये वाला, ये टर्मिनल है, ये आपका ब्रीज है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीज बॉन्ड। तो इस ब्रीज बॉन्ड का जो लेंथ है वो 221 पिकोमीटर होता है पीएम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिकोमीटर होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे और भी एंगल देख लेते हैं। अच्छा, ये 79, तो इसका मतलब ये भी 79 है ना, ये। अच्छा, ये एंगल थोड़ा अलग है, तो अगर इस एंगल की मैं अगर बात करूँ तो इस एंगल का भी किताब में मेंशन किया हुआ है, 101 डिग्री होता है, 101 डिग्री। ये 79 डिग्री, ये 101 डिग्री, और 118 डिग्री। तो मतलब जो आपका टर्मिनल वाला है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एल्युमिनियम के साथ ये क्लोरीन, और क्लोरीन का जो बीच का जो बॉन्ड है वो 79 डिग्री होता है, और क्लोरीन और 2 एल्युमिनियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 101 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं, अगर हम इसके में अगर बात करें इसके, ये हाइपोवैलेंट रहा या नहीं, क्या ये हाइपोवैलेंट होंगे, नहीं, ये हाइपोवैलेंट नहीं होगा, क्योंकि है ना, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो तो कोऑर्डिनेट कर गया, अब तो हाइपोवैलेंट रहा नहीं, अब ये वैलेंसी पर बढ़ा नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एल्युमिनियम क्लोरीन, एल्युमिनियम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम, अर्थात में हम बात कर रहे हैं ब्रीज बॉन्ड की, इसको हम ब्रीज बॉन्ड बोल देते हैं। क्योंकि अगर एल्युमिनियम क्लोरीन सिर्फ एल्युमिनियम लिखे तो ये तो एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम है ना, ये तो हो सकता है क्या, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रीज बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ब्रीज बॉन्ड, एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीज बॉन्ड। तो ब्रीज बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और सेंटर का संख्या कितना है, 3 सेंटर ब्रीज बॉन्ड है। मतलब अगर इसमें हम लोग देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर,
3 सेंटर, मतलब देखो 3 एटम है, एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम, 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, ये ब्रीज बॉन्ड है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ब्रीज बॉन्ड है। अच्छा, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, एक चीज़ और, बॉन्ड लेंथ कहाँ वाला, जो बीच वाला, जो ब्रीज वाला है, जैसे मतलब ये एल्युमिनियम सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, एल्युमिनियम क्लोरीन, और ये अगर इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो सारे बॉन्ड लेंथ जो है ना वो बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना डी, ये चारों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अगर है, अगर आप इसको ये सी एल जो आपका यहाँ बाहर में है, सॉरी ऐसे दिखा देते हैं, ये जो सी एल है और ये जो सी एल है, ये जो सी एल है और ये जो सी एल है, इसको अगर हम एक्स वाई जेड और डेल्टा मान लेते हैं, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर डेल्टा, लेकिन ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी नॉट इक्वल टू एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर डेल्टा। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया, मतलब टर्मिनल जो बॉन्ड है वो ब्रिज बॉन्ड के बराबर, ब्रिज बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक AlCl3 का स्ट्रक्चर हो, पहला ये हो गया, इसको एकदम मन लगा इसको देखना है आपको, बस सिर्फ इसको पढ़ना है। 3 स्ट्रक्चर और देखते हैं, 19 हो गया, ये 20, 20 नंबर। इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसका देखना है डायमर का, इसके मोनोमर का स्ट्रक्चर, इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर, ये हमको देखना है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, पहला चीज़ कि BeCl2 जो आपका है, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, देखने से लगता है कि मेटल और नॉन मेटल है तो आयनिक होगा, लेकिन ये क्या है, कोवैलेंट है, पोलराइजेशन में हम प्रूफ किए थे, ये आपका क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब आते हैं इस पर, पहले BeCl2, BeCl2 ये आपका मोनोमर है, ठीक है। जब डायमेराइजेशन होगा, तो क्या बनेगा, BeCl2 का होल 2, या आप ऐसा ही लिख सकते हैं Be2Cl4, ये भी लिख सकते हैं। जब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब कई सारे BeCl2 के मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, BeCl2 का होल एन, ये बन जाएगा, ठीक है। ये मोनोमर, ये आपका डाइमर हो कहलाएगा, डाइमर, और ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलीमर। इन तीनों में हमको स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले कि स्ट्रक्चर अगर बेरिलियम BeCl2 की मैं अगर बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Be और 2 क्लोरीन है, तो एक सिंगल क्लोरीन इधर, एक सिंगल क्लोरीन इधर। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन जानना है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp बेरिलियम का, ठीक है, Be का कितना हो जाएगा, sp का मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं डायमर। डायमर में क्या होगा कि जो बेरिलियम आपका है, बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 1s2 2s2, और 2p है लेकिन 0 है, तो 2s2 अगर है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जैसे 2s1 और 2p1, मतलब दो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वही क्या होगा, कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब Be एक Cl इधर, एक Cl मैं इधर दिखा देता हूँ, फिर Be एक Cl इधर और एक Cl ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। इसके पास वैकेंट है, ये देखो एक क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और इसके पास वैकेंट है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इस तरह से बनाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, बेरिलियम का, Be का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कितना आएगा, sp2 आएगा, क्योंकि 3 सिग्मा है, sp2 आएगा, क्लियर यहाँ तक। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, हम लोग पढ़े हुए ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, ठीक है, ये भी चूँकि sp2 ही है। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं, अगर इसके पॉलीमेरिक की बात करें हम, पॉलीमराइजेशन होने के बाद पॉलीमर अगर बनेगा तो बहुत सारे BeCl2 आपस में कंबाइन होंगे, तो अगर बहुत सारे BeCl2 अगर आपस में कंबाइन होंगे तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये Be, आपको अगर स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना तो आप इस तरह से क्रॉस दिखा हुआ है, ऐसे ClCl, BeCl Cl, BeCl ऐसे करके दिखाएं, 3 ही दिखाएं, और भी दिखा सकते, जगह नहीं है, ठीक है। और अब देखो ज़रा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा Cl, ठीक है, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। अगला यहाँ जो क्लोरीन होता है ये इसको कोऑर्डिनेट करता है, इधर जो क्लोरीन होता है इसको कोऑर्डिनेट करता है, और इस तरह से देखो आपस में जुड़ता चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेरिलियम का,
तो बेरिलियम 1 2 3 4, हर बेरिलियम 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि sp3, और sp3 है तो इसका मतलब इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल अगर हो गया तो इसका मतलब ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब आते चले इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें लीनियर वाले स्ट्रक्चर में कि हाइपोवैलेंट या हाइपोवैलेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये हाइपोवैलेंट होगा, हाइपोवैलेंट है ये। ठीक है, ये भी हाइपोवैलेंट होगा, हाइपोवैलेंट होगा, क्योंकि अभी भी 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक अभी भी इसके पास क्या है, खाली है, तो ये भी क्या हाइपोवैलेंट है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ, क्या ये अब हाइपोवैलेंट है, नहीं, ये हाइपोवैलेंट नहीं होंगे, ये हाइपोवैलेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए बात करें, अगर ये हाइपोवैलेंट, इसका मतलब लेविस एसिड या लेविस बेस, तो लेविस का एसिड मैंने आपको कभी पढ़ाया था, लेविस का एसिड उसको बोलते हैं जो लोन पेयर का एक्सेप्टर हो, तो ऑब्वियसली इसके पास वैकेंट लोन पेयर का एक्सेप्टर, ये भी हाइपोवैलेंट, इसका मतलब ये भी लेविस का एसिड होगा, और ये लेविस का एसिड नहीं होगा, मतलब लेविस एसिड का काम ये नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं ज़रा, इसमें तो कुछ खास नहीं है, इस वाले में कुछ खास है, देखते हैं ज़रा। इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, अगर मैं बात करूँ तो इसमें डेटा वगैरह ध्यान नहीं रखा, थोड़ा ऐसे मैं बता रहा हूँ। अगर इसको आप ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ मानते हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी ज़रूर है, और ई बराबर एफ भी है, लेकिन डी एफ ई के बराबर नहीं होगा। मतलब ये दोनों ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी बराबर है, ये भी बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, इसी में उसी तरह से अगर देखेंगे तो इसमें तो सारे बॉन्ड बराबर होंगे, मतलब इसमें सारा का सारा ऑल जो बेरिलियम क्लोरीन जो बॉन्ड होगा, इसमें हम लिख सकते हैं कि ऑल बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड आर इक्वेलेंट, मतलब सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज़रा। अच्छा, इसमें अगर हम देखें इस वाले में, तो यहाँ पे मतलब कि 2 तरह का बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड है। पहला है कि एक आपका जैसे बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम, तो ये जो क्लोरीन है वो क्या है, आपका ब्रिज वाला क्लोरीन है, और ये जो क्लोरीन आपका क्या है, टर्मिनल है। तो अगर हम इस क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्लोरीन जो है इन तीनों के बीच में जो फंसा हुआ, तो 3 सेंटर लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 3, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4e3c, 4e3c ब्रिज बॉन्ड, अर्थात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बेरिलियम जो है Be और Be, यहाँ पे Cl आपका है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, जो भी ओवरलैपिंग के कारण जो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो मेरा ये कहना है कि बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 3 लोन पेयर 1 सिग्मा है पहले से। ठीक है, तो इसका तो 4 थी, इसका तो sp3, तो sp3 और sp2 ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा है आपका, sp3 sp2, मतलब बेरिलियम क्लोरीन के बीच में sp2 sp3 ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। जबकि इसमें जो आपका है पॉलीमेरिक फॉर्म में, इसमें भी जो आपका ब्रिज बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ब्रिज में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड है आपका, इसमें भी ब्रिज बॉन्ड है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें, तो पहला तो आपका जो बेरिलियम क्लोराइड है वो तो गैस होता है, ये आपका जो बेरिलियम जो डायमेरिक फॉर्म होता है, भारी होने की वजह से ये सॉलिड हो जाता है। जब यही सॉलिड हो गया तो इसका तो मॉलिक्यूलर मास और भी ज़्यादा है, तो ये तो और भी है ना, वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये भी सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे BeH2, इसका मोनोमर, इसका डाइमर एंड पॉलीमर, इन तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला चीज़ तो ये कि BH2 के बारे में मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि बेरिलियम का जो हाइड्राइड है वो कोवैलेंट है क्या नहीं है, तो मैं एक लाइन लिखा देता हूँ कि जितने भी S ब्लॉक का हाइड्राइड है, S ब्लॉक का हाइड्राइड, वो सब का सब आयनिक है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ करके, बेरिलियम हाइड्राइड। मतलब एक लाइन लिख सकते हैं कि S ब्लॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, S ब्लॉक हाइड्राइड आर आयोनिक। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो BeH2, इसका मतलब BeH2 क्या है आपका, कोवैलेंट है, मतलब BeH2 जो है वो आपका क्या है, कोवैलेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा हम लोग, अब अगर मान लो कि ये BeH2 है, ठीक है,
और ये डाइमराइजेशन हुआ इसका। अगर डाइमराइजेशन हुआ तो क्या बनाएगा, BeH2 का होल 2 या Be2H4 बनाएगा। और अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो BeH2 का N ये बना लेगा। अब देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर। तो BeH2 Be सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा BeH2। तो Be काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Be दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हम इधर दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। उसी तरह से Be एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे हम दिखा दिए, ठीक है। और इसमें इसका पार्शियल शेयरिंग होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास वैकेंट जरूर लेकिन इसके पास पार्शियल शेयरिंग होगा। यहाँ पर भी, यहाँ भी पार्शियल शेयरिंग होगा, ठीक है। और पॉलीमेरिक फॉर्म में अगर हम देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो Be ऐसे करके आप क्रॉस करके दिखाएं, H BeH H BeH H, इसके साथ पार्शियल शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ पार्शियल करेगा, इसके साथ पार्शियल करेगा, इसके साथ पार्शियल करेगा। यहाँ होता है हाइड्रोजन वो इसके साथ पार्शियल करता, यहाँ जो आता है बी वाला ये इसके साथ पार्शियल करता। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, सेम एच पहले जैसा, लेकिन थोड़ा अंतर है। उसमें BeCl2 देखे तब हम लोग BeH2 देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके पास लोन पेयर नहीं तो ये पार्शियल शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। पहले तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ बेरिलियम का, तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, sp2। तो इसका मतलब ठीक है, sp2 होगा, मतलब शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन Be का, तो B का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आएगा, sp3 आएगा, मतलब टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। फिर देखते हैं जरा। अच्छा, ये जो B आपका है ये हाइपोवैलेंट है। वैलेंट की अगर बात करें तो ये हाइपोवैलेंट है, ये भी आपका क्या है, हाइपोवैलेंट है, ठीक है। ये आपका हाइपोवैलेंट है। अच्छा, ये आपका हाइपोवैलेंट है या नहीं, तो ये भी आपका हाइपोवैलेंट है। देखने से लगेगा कि नहीं है लेकिन ये भी है हाइपोवैलेंट। कैसे, मतलब जिसकी कोवैलेंसीज जो मैक्सिमम होना चाहिए उससे अगर कम है तो हाइपोवैलेंट कहलाएगा। तो बेरिलियम इसके पास वैकेंट है, इसके पास अभी एक वैकेंट है, हाइपोवैलेंट होगा। अब इसमें क्या कि सब तो पार्शियल शेयरिंग कर रहा है, तो पार्शियल शेयरिंग करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पास भी वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट। अगर हाइपोवैलेंट है इसका मतलब ये लेविस एसिड का काम करेगा, लेविस एसिड होगा, ये भी क्या होगा, लेविस एसिड होगा, और ये भी क्या होगा, लेविस एसिड का काम करेगा, ये भी आपका लेविस एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा इसका अगर फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो अब ये से BH2 ये आपका गैस है, ठीक है, ये भी आपका गैस है क्योंकि उसमें क्लोरीन था तो काफ़ी हैवी था इसलिए सॉलिड था वो। और ये आपका क्या है, सॉलिड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये भी क्या है, आपका सॉलिड है। अगर हम बॉन्ड लेंथ अगर मान लें ये आपका A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, तो A बराबर B बराबर C बराबर D है, लेकिन E बराबर F है, लेकिन EF जो है इसके बराबर नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, सारे के सारे जो है ऑल BeH बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे जो होगा वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो BeH2 का होल 2 है अर्थात B2H4 है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे sp मतलब ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है ब्रीज का, तो अगर हम लोग ओवरलैपिंग की बात करें तो ये sp2 1s और sp2 ब्रीज ओवरलैप हो रहा है, ब्रीज ओवरलैप, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रीज बॉन्ड है। देखो आज इससे पहले जो था अंतर है, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर था, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है।
और इसको हम लोग बोलते हैं इस ब्रिज बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्यों बोलते हैं जरा इसका देखो ओवरलैपिंग समझ में आएगा। जैसे BE है आपका और ये हाइड्रोजन मान लो है, तो हाइड्रोजन का जो ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन का जो ओवरलैपिंग वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम नीचे वाले में अगर देखें तो बेरिलियम के पास एक ऑर्बिटल, ये अपना हाइड्रोजन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और ये इस बार इस बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ठीक। जो भी ओवरलैपिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। और अगर देखा जाए ओवरलैपिंग तो ये आपका sp2 है और ये 1s, तो sp2 1s sp2 ब्रिज ओवरलैप हो रहा है। और जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ऐसे बॉन्ड की तरह, बनाना की तरह, BEH, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। ध्यान रखो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें BeH2 में या B2H4 में जो ब्रीज है, ब्रीज उसमें ओवरलैपिंग कैसा है, sp2 1s sp2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसमें अगर सेंटर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग BH3 इसके बाद पढ़ेंगे। BH3 इंपॉर्टेंट, इसमें डेटा भी मेंशन किया आपके NCERT में, मोनोमर और ये क्या है, डाइमर, ठीक है। मोनोमर एंड डाइमर इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। तो BHHH, ठीक है, BH3 का स्ट्रक्चर ये होगा। और जब डाइमेराइजेशन होगा तो ये बनाएगा B2H6, अर्थात या आप बोल सकते हैं BH3 का होल 2। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बोरोन, उसी प्रकार से 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बोरोन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पार्शियल शेयरिंग होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में पार्शियल शेयरिंग, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ये आपका क्या है, मोनोमेरिक है, ये इसका आपका डायमर है। तो ये आपका मोनोमर है और ये आपका क्या है, डायमर है। इसमें अगर हम मोनोमर में बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन का तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। और इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बोरोन का तो इसमें कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3। तो अगर स्ट्रक्चर वगैरह देख लें तो ये आपका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये प्लेनर है। और ये आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ठीक है, नॉन प्लेनर इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये हाइपोवैलेंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इसके पास है खाली बोरोन के पास, ये आपका हाइपोवैलेंट होंगे, ये आपका हाइपोवैलेंट होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हाइपोवैलेंट होगा, ठीक है, ये भी आपका हाइपोवैलेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके हाइपोवैलेंट है, लेविस एसिड वगैरह हम लोग जानते हैं, लेविस एसिड ये भी है, लेविस का एसिड, और ये भी आपका लेविस एसिड है, दोनों लेविस एसिड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फिजिकल स्टेट का तो ये आपका गैस है, गैसियस फॉर्म में होता है BH3। और ये जो आपका है ये आपका, ये भी आपका गैस है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद देखते ज़रा ये ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका क्या है, ये जो BH3 है, ठीक है, वो तो बात किए थे, प्लेनर है आपका, ये आपका नॉन प्लेनर, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपका स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम देखें तो जो आपका ब्रीज वाला बॉन्ड देखें तो 3 सेंटर, यहाँ पर भी क्या है, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ब्रीज बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ओवरलैपिंग की वजह से बनाना जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको। और ओवरलैपिंग कैसा होता है, तो बोरोन आपका sp3 है, हाइड्रोजन 1s है, तो sp3 1s sp3 ब्रीज ओवरलैप, ये बोल सकते हैं हम लोग। और ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के अगर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, जो कि किताब में मेंशन भी है, तो वो है आपका, जैसे इसको एक बार पहले लिख ही लेता हूँ, ठीक है, ये H, ये आपका H, बोरोन इधर H, ये H, ये पार्शियल, ये आपका 97 डिग्री होता है, 97, ये आपका ज़्यादा होगा 112 डिग्री। और
फिर अगर बात करें इस बॉन्ड लेंथ की, अगर मैं बात करूँ टर्मिनल बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो ये टर्मिनल वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 1.19 एंगस्ट्रम। वहाँ पिकोमीटर में दिखाया था, आप पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करके अपना देख लेना, पिकोमीटर में कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये तो टर्मिनल बॉन्ड लेंथ हो गया बोरोन हाइड्रोजन, और ये क्या आपका है, ये आपका है ब्रीज वाला। तो ब्रीज वाला होता है ज़्यादा 1.33 एंगस्ट्रम, वहाँ भी ज़्यादा था यहाँ भी ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस या दूरी या बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं बोरोन हाइड्रोजन जो टर्मिनल वाला है वो ज़्यादा है। टर्मिनल वाला क्या, टर्मिनल से सॉरी ज़्यादा है कौन सा, बोरोन हाइड्रोजन, कौन सा, ब्रीज वाला ज़्यादा है। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इस हिसाब से अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करूँगा तो आपको लगेगा क्या कि ये उल्टा होगा, मतलब इसका बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी देखा गया कि बॉन्ड एनर्जी मतलब किसका, बोरोन हाइड्रोजन का, बोरोन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन टर्मिनल कम होता है ना बॉन्ड एनर्जी बोरोन हाइड्रोजन ब्रीज वाले से। क्यों होता है इसको ज़रा समझते हैं। क्योंकि ये जो आपका है टर्मिनल वाला उसमें 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ब्रीज वाला है वो 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सेंटर मतलब 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस अगर है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड लेंथ ठीक है बड़ा ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 सेंटर मिलकर के उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कि पकड़ के रख रहा है। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एक अलग तरह का केस है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली हालांकि ऐसे काम होता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ देख रहे क्या कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी हो जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में है, अच्छे से दिया हुआ है। प्लीज़ आप इसको एकदम 2 से 3 बार 4 बार उसको लिखो, कॉपी पे लर्न करो, उसको देखो। तो यहाँ तक ये आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वीवीटी स्टार्ट करेंगे। 3-4 टॉपिक बचा हुआ वीवीटी, और उसके बाद फिर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थियरी और एमओटी। ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली जो इस्तेमाल होता है और आपके एग्जाम में आता भी है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। कुछ सेकंड का मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। पहला ये पेज है आपका है, सॉरी ये दूसरा पेज था, फर्स्ट पेज ये आपका है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज आपका है, ये फिफ्थ पेज है, ये सिक्स्थ पेज है, ये 7th पेज है, एंड द लास्ट 8th पेज।